So in the previous class we have seen two types of sterilization techniques: dry heat sterilization and moist heat sterilization. And today we will see the radiation. So in radiation क्या होता है रेडिएशन में कि जो भी मटेरियल हीट सेंसिटिव है उनको हम हीट स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, रेडिएशंस के थ्रू स्टरलाइजेशन करना पड़ता है। तो रेडिएशन में आपको मालूम है कि जो रेडिएशंस होते हैं तो वो किसके थ्रू होते हैं कि गामा रेज, कुछ रेज होती हैं, कुछ आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं, कुछ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, one is non-ionizing radiation और second one is ionizing radiations. तो non-ionizing radiations में क्या होता है कि they have less energy and less penetration power than ionizing radiations. तो और they can alter the internal structure of material in case of ionizing radiations, but non-ionizing radiations they cannot enter the target material and configuration of target molecule. Atomic target molecule तक वो नहीं पहुंच सकते, पर आयनाइजिंग रेडिएशंस एटॉमिक टारगेट मॉलिक्यूल्स तक भी पहुंच सकते हैं। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस में कौन कौन से आते हैं, इंफ्रारेड और यूवी, और आयनाइजिंग रेडिएशंस में आते हैं गामा रेज। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैव लेस एनर्जी के कारण क्या होते हैं कि दे have the ability to destroying microorganisms, but they are not penetrating inside the material. ठीक है, सरफेस स्टरलाइजेशन आप विद द हेल्प ऑफ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस कर सकते हो, जैसे कि यूवी रेज हो गया, इंफ्रारेड रेज है, तो ये दे कैन स्टरलाइज द मटेरियल्स बाय किलिंग द माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो जैसे आप यूवी रेज है, तो यूवी रेज का वेवलेंथ कितना होता है, 150 से 3900 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये यूवी रेडिएशंस कहलाती हैं। तो इस रेडिएशंस के कारण क्या होता है कि आपके एयरबोर्न कंटेमिनेशन, कोई भी जैसे एसेप्टिक एरिया है तो उसमें अगर आपने यूवी लाइट्स फिट कर रखी हैं तो क्या होगा, आप जैसे ऑन करोगे तो वहाँ के जितने भी एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें पेनिट्रेशन पावर बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, जिसके कारण ये सिर्फ सरफेस स्टरलाइजेशन कर सकते हैं यूवी रेज। ठीक है, तो इसी तरीके से इंफ्रारेड रेज है, तो इंफ्रारेड रेज भी कहीं कहीं यूज होती हैं, जैसे कि आप सिरिंजेस है, कैथरेटर्स है, जहाँ पे आपको प्री पैक्ड आइटम्स, जैसे सिरिंज है, सिरिंज को आपको क्या करना पड़ता है, कैथरेटर्स को ये पैक होने से पहले हमको इंफ्रारेड्स के थ्रू इनको एक्सपोज करना पड़ता है, जिससे कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे किल हो जाते हैं, और किल होने के बाद आप उसको पैक कर सकते हैं। इंफ्रारेड यूवी रेडिएशन आपको मालूम है, जैसे कि कहीं पे भी आपने देखा होगा एंट्री वेज, जहाँ पे किसी की एंट्री होती है, ऑपरेशन थिएटर्स, लैब्स, एसेप्टिक एरियाज, इन सब जगह यूवी रेज के थ्रू स्टरलाइजेशन होता है। पर इनमें क्या है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग ओनली सरफेस स्टरलाइजेशन, है ना, दे आर नॉट पेनिट्रेटिंग इनसाइड द मटेरियल। तो इसलिए नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस करते हैं, इसको आप हॉट स्टरलाइजेशन एज वेल एज कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कह सकते हो। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस को हॉट स्टरलाइजेशन कहते हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन को कोल्ड स्टरलाइजेशन कह सकते हैं। कोल्ड स्टरलाइजेशन में आपका आता है गामा रेज और एक्स रेज। ये इनमें क्या है, दे हैव मोर एनर्जी एंड दे कैन पेनिट्रेट इनसाइड द मटेरियल टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो गामा रेज और एक्स रेज जो होते हैं इनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है। ठीक है, वेवलेंथ होती है, और ये कभी कभी बैक्टीरिया के डीएनए तक जाके उसको किल करते हैं, डीएनए पे चेंजेस कर देते हैं, जिसके कारण डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाता है। इसमें कुछ कैथोड रेज भी आते हैं। कैथोड रेज जो है वो
है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटर का काम करती है, जिसके कारण ड्रग्स, स्टरलाइजेशन और मटेरियल्स, इन सब का हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैथोड रेज। तो ये गामा रेज कहाँ कहाँ यूज होती हैं? यूज फॉर द स्टरलाइजिंग प्लास्टिक, सिरिंजेस, स्वैब्स, कैथेटर्स, एनिमल फीड, कार्डबोर्ड, ऑयल, ग्रीस, फैब्रिक, मेटल फॉइल्स, ये सारी चीजें हैं जिनको हम ऑटोक्लेव के थ्रू स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते और हीट मेथड के थ्रू स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते। तो इस कारण से हम गामा रेज और एक्स रेज यूज करते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन पर्पस। तो ये सब रेडिएशंस में था। आप अगर और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का, यूवी रेज का देखोगे अगर मैकेनिज्म, तो यूवी रेज क्या करती हैं कि दे प्रोड्यूस द थायमीन डाइमर्स, है ना। आपको मालूम है कि जो बैक्टीरिया या किसी के अंदर भी जो डीएनए होता है, दे कंसिस्ट ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड्स ए, सी, जी एंड टी, और जो टी का जो पेयरिंग होता है वो किसके साथ होता है? ए के साथ पेयरिंग होता है। तो यहाँ पे टी डायमर्स फॉर्म हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में आप यहाँ पे टी डायमर्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसके कारण जो रिजल्टेंट दूसरा जो स्ट्रैंड है उसके जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर फिट नहीं हो पाते और उसके कारण म्यूटेशंस हो जाता है डीएनए के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, और बैक्टीरिया प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाता और उसकी डेथ हो जाती है। इसके कारण तो यूवी लाइट्स जो है वो टी डायमर्स प्रोड्यूस करते हैं, इसके कारण म्यूटेशंस हो जाते हैं। वहीं आयनाइजिंग रेडिएशंस जो होते हैं, दे कैन प्रोड्यूस म्यूटेंट्स और कॉज द रिजल्टिंग ऑफ डेथ ऑफ सेल्स। तो इस कारण से डीएनए में इफेक्ट होता है आयनाइजिंग रेडिएशंस के कारण और डेथ ऑफ सेल हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो मेथड है वो है आपका फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन आपने 3 मेथड्स पढ़ लिए, कौन कौन से? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, बाय रेडिएशंस आप स्टरलाइजेशन कर सकते हो। जो 4th मेथड है फिजिकल मेथड के अंदर, दैट इज फिल्ट्रेशन मेथड। तो फिल्ट्रेशन मेथड भी वहां अप्लाई होता है जहां पे हम हीट नहीं यूज कर सकते। जिन भी मटेरियल्स के ऊपर आप हीट नहीं प्रोवाइड कर पा सकते हो, वहां पे आप फिल्ट्रेशन मेथड यूज करते हो। तो ये दिस मेथड इज आल्सो हेल्प्स टू रिमूव बैक्टीरिया फ्रॉम हीट लायबल लिक्विड्स। जितने भी हीट लायबल लिक्विड्स हैं, मटेरियल्स हैं, तो उनको आप वहां से बैक्टीरिया रिमूव कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन मेथड। तो और भी दूसरे जो इसमें आते हैं वो आते हैं सीराज, सॉल्यूशन ऑफ सुगर्स, एंटीबायोटिक्स, विटामिन, बहुत सारे ऐसे जो मिनरल्स होते हैं जिनको हम हीट नहीं प्रोड्यूस कर, हीट से वो खराब हो जाते हैं, उन मेथड्स को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है कि एज वायरस पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर्स, filtration can be used to obtain bacteria free filtrates of clinical samples of virus isolation। तो जब फिल्ट्रेशन मेथड जो है वो वायरस के लिए सुटेबल नहीं होता, पर अगर आप किसी भी, जैसे कोई वायरस सोल्यूशन है उसको बैक्टीरिया फ्री बनाना है, तो आप उसको फिल्टर करके बैक्टीरिया फ्री कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट फिल्टर्स यूज होते हैं। वन बाय वन हम सारे फिल्टर्स देखेंगे। कैंडल फिल्टर्स, एस्बेस्टोस फिल्टर्स, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स, मेम्ब्रेन फिल्टर्स। तो अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन हम डिफरेंट फिल्टर्स यूज करते हैं फॉर द फिल्ट्रेशन पर्पस। कैंडल फिल्टर आप सबको पता है कि जो हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे दे आर मेड अप ऑफ पोर्सिलिन एंड किसलगुर मटेरियल, है ना। यहाँ पे डिफरेंट ग्रेड्स की पोरोसिटी होती है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए यूज होता है फॉर ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, और ये थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव मेथड है और डिफरेंट साइजेस की कैंडल्स मार्केट्स में अवेलेबल रहती है। तो ये सिंपली आपका एब्जॉर्प्शन मेथड के थ्रू यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। सेकेंड आता है एस्बेस्टोस फिल्टर। एस्बेस्टोस फिल्टर्स जो होते हैं, दे आर डिस्पोजेबल टाइप ऑफ फिल्टर्स, और ये बनते किससे हैं? दे आर मेड अप ऑफ सिंगल डिस्क मेड अप ऑफ एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस के अंदर मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट होता है, ठीक है। और ये जो डिस्क है वो उसको होल्ड कौन करके रखेगा? एक मेटल के फनल होती है, मेटल की फनल के अंदर ये डिस्क आपकी
स्टोर हो जाती है और उससे फिर हम फिल्टर कर सकते हैं। और दे हैव द फिल्टर रेंज फ्रॉम 0.01 to 5 माइक्रोन्स। तो इतने साइज के अगर कोई भी बैक्टीरिया इससे ऊपर की साइज के हैं तो वो बैक्टीरिया इस फिल्टर्स के थ्रू फिल्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनमें कुछ कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण ये थोड़ा सा मेथड कम अप्लाई होता है, पर फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए ये मटेरियल यूज होता है। एक्सपेंसिव है ये मटेरियल और जो एस्बेस्टोस होते हैं काफी जल्दी से टूट जाते हैं। तो इस तरीके से ये एस्बेस्टोस फिल्टर यूज होते हैं। यहाँ पे सिलिकॉन रबर बर्न्स लगते हैं जिसके कारण डिस्क अच्छे से फिल्टर फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो एस्बेस्टोस फिल्टर है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिंटर्ड फिल्टर। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स जो होते हैं ये इनको हम मोर्टोन फिल्टर भी कहते हैं। और इनमें क्या रहता है कि जो बोरोसिलिकेट ग्लास को पहले हमको फाइनली पाउडर्ड करना पड़ता है इन द बॉल मिल। बॉल मिल आपने पढ़ा होगा फिजिकल फार्मेसी में। बॉल मिल की हेल्प से हम बोरोसिलिकेट ग्लास को फाइनली पाउडर्ड करते हैं। ठीक है, और फिर उसको इस तरीके से पैक करते हैं कि स्मॉल डिस्क टाइप का मोल्ड की हेल्प से हम स्मॉल डिस्क बना लेते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा हो जो व्हाइट कलर का जो स्मॉल डिस्क दिख रही है, that is borosilicate glass filter, that is sintered glass filter। और इन डिस्क को हीट करते हैं जब तक कि प्रॉपरली जो दो सिलिका पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एडहेशन हो जाए और ये इस तरीके से ग्रैन्यूल्स टाइप के फॉर्म हो जाए। और आप उसको जब प्रेस करवाते हो तो प्रेस करने पे एक स्मॉल डिस्क बन जाती है जिसके कारण उसमें स्मॉल पोर्स डेवलप हो जाते हैं। पोर्स डेवलप होने के कारण आप फिल्टर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पोरोसिटीज। तो इस जो ग्लास फिल्टर्ड होता है ये सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, इसमें लेस एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टी होती है और ये क्लीन इजीली हो जाते हैं। पर ग्लास के होने के कारण ये ब्रिटल भी होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं। इस कारण से सिंटर्ड ग्लास फिल्टर यूज होते हैं, मोस्टली ये यूज होते हैं फॉर द फिल्ट्रेशन पर्पस। इसके बाद लास्ट जो होता है मेम्ब्रेन फिल्टर्स। मोस्टली आप लैब्स में अगर देखोगे तो यही फिल्टर्स यूज होते हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, ईस्टर और अदर पॉलीमर्स से बनते हैं। और ये जस्ट लाइक ए पेपर जैसे होते हैं, बस थोड़े से थिक होते हैं और ये थोड़े से आपको जब आप इनको टच करोगे तो थोड़ा सा प्लास्टिक टाइप का आपको फील आएगा। तो ये सेंटर्ड ये मेम्ब्रेन जो फिल्टर होते हैं ये मेम्ब्रेन सेलुलोज मेम्ब्रेन से मिलके बने रहते हैं जिनके कारण इनको मेम्ब्रेन फिल्टर कहते हैं। पॉलीमर्स होते हैं और भी दूसरे पॉलीमर्स यूज होते हैं जो कि इसको बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनकी थिकनेस 150 माइक्रोमीटर होती है और इनकी जो पोर्स जो आपको पोर्स माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं दे आर 0.01 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो अलग अलग पोर्स साइज के अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो आपको जिस पोर साइज के फिल्टर्स चाहिए वो उसी तरीके से आप उसको प्रोक्योर करते हो। तो ये जनरली यही फिल्टर्स आपकी लैब्स में यूज होते हैं फॉर द स्टरलाइजेशन पर्पस और स्टेरिलिटी टेस्टिंग। जहाँ पे भी आपको आपके कोर्स में स्टेरिलिटी टेस्टिंग भी है तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग जब आप पढ़ोगे तो आपको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो आपको यही फिल्टर्स यूज करने पड़ेंगे वहाँ पे। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन फॉर पैरेंटल यूज, पैरेंटल पर्पस के लिए भी ये फिल्टर्स यूज होते हैं। तो जनरली ये फिल्टर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, प्लास्टिक और छोटे से राउंड शेप डिस्क टाइप होती है, छोटी सी डिस्क है जैसे ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को आप किस तरीके से फिल्टर करोगे, तो ये जो पूरी असेंबली जो आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको दिख रही है असेंबली, इस असेंबली इट इज मेड अप ऑफ ग्लास के कारण आप इजिली उसको विजिबल और इजिली व्यू कर सकते हो। जो भी आप चीजें कर रहे हो वो सारी चीजें आप इजिली व्यू कर सकते हो। तो ये ग्लास का आप देख रहे हो ये अपर चैम्बर है, तो इसके बीच में ये फिल्टर पेपर रखा है। फिल्टर पेपर यहाँ पे है और फिर नीचे एक असेंबली है जिसमें ये दो ऊपर की
माउथ और नीचे का माउथ दोनों ही फिक्स हो जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लैंप। ये क्लैंप है, क्लैंप होल्ड करके रखता है, बीच में फिल्टर पेपर है, तो दिस इज फिल्टर पेपर, है ना। और ये जो ऊपर का चैम्बर है और नीचे का जो आपका कलेक्टिंग चैम्बर है, वो दोनों ही आप फिक्स कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लैंप। उसके बाद नीचे एक फ्लास्क है जो कि आपके इस अपर इससे फिक्स हो जाता है, और फिर आप जब भी वैक्यूम विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम हम इस फिल्टर को अटैच करते हैं, जिसके कारण आपका क्या होता है, फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो आप इसको और इजीली, जब ये पूरी असेंबली फिक्स हो जाती है तो आपको इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोसेस स्टॉक थ्रू फिल्टर, जो भी आपको फिल्टर करना है वो आप ऊपर की साइड रखोगे, दैट इज कॉल्ड बर्नर फनल। बर्नर फनल और इस तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है, कभी कभी हम बर्नर फनल भी यूज करते हैं, है ना। बर्नर फनल्स को, और यहाँ पे आपने बर्नर फनल में एक आपका इस तरीके का अरेंजमेंट होता है कि आप फिल्टर पेपर को आप जहाँ पे भी होल्स हैं बर्नर फनल्स के, उसके ऊपर आप रख सकते हो, और उसको इस तरीके से फिक्स किया है कि नीचे वाली जो फ्लास्क है उससे वो फिक्स हो गया। यहाँ पे आप जब वैक्यूम अप्लाई करोगे तो ये लिक्विड पुश होगा टुवर्ड्स द बिलो साइड और आपका फिल्ट्रेशन इजीली हो जाएगा। विदाउट वैक्यूम भी आपका फिल्टर हो जाता है, बट इट रिक्वायर्स मोर टाइम। इस तरीके से टाइम ज़्यादा लगता है विदाउट वैक्यूम फिल्ट्रेशन असेंबली। तो आप विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम आप इजीली किसी भी मटेरियल को फिल्टर कर सकते हो। जो भी आपकी बैक्टीरिया है मटेरियल के अंदर, वो इसके ऊपर कलेक्ट हो जाएगा मेम्ब्रेन फिल्टर के ऊपर, और फर्दर यू कैन यूज दैट मेम्ब्रेन फिल्टर फॉर योर प्रैक्टिकल वर्क। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है कि ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, है ना। और मेम्ब्रेन्स के बहुत ज़्यादा हाई और यूनिफॉर्म पोरोसिटी होती है, जिसके कारण आप रैपिड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन करवा सकते हो। दीज मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर डिस्पोजेबल, so there is no cross contamination between the filtered product, और एब्जॉर्प्शन इज वेरी लेस। तो इसके कारण मेम्ब्रेन फिल्टर्स ज़्यादा यूज होते हैं एज कम्पेयर टू अदर फिल्टर्स, ठीक है। इसके अलावा मेम्ब्रेन फिल्टर्स को क्लॉगिंग से बचाने के लिए हम प्री फिल्टर्स का यूज करते हैं, जिससे कि क्लॉग ना हो मेम्ब्रेन्स। और इसके अलावा दे हैव लेस रेसिस्टेंस टू सर्टेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कुछ क्लोरोफॉर्म, कीटोन और ईस्टर्स के कारण हम ये मेम्ब्रेन यूज नहीं करते, क्योंकि they have some reaction with these membrane filters। तो इसके कारण कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर नॉट, हम नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को यूज नहीं करते हैं इन केस ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स। तो कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फिर लास्ट है आपका केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में आप सबको पता है कि हम केमिकल्स यूज करेंगे, और chemicals have different mechanism. They can coagulate the proteins, they can disrupt the cell membranes, they can remove the sulfohydryl groups, है ना, that is essential for some enzymatic function, और substrate competition. They can compete with the substrate to react with the enzymes. तो इस तरीके से केमिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन क्या करता है, ये सारे मैकेनिज्म से किसी भी सेल की डेथ करवा सकता है। तो मोस्टली जो रिएजेंट्स यूज होते हैं वो है अल्कोहल, एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मल्डिहाइड्स आते हैं, ठीक है, ब्यूटाल्डिहाइड आता है। डाइज यूज होती हैं, जैसे कि एनिलिल डाइज है, एक्रिटिन डाई है ना, डिफरेंट और अदर डाइज हैं, जैसे प्रोफ्लैवलिन है, एक्रीफ्लैवलिन है, यूफ्लैविन है, अमीनाफ्रिन है। ये सब डिफरेंट डाइज हैं जिनका अलग अलग एक्शन है। फिर हैलोजेंस, हैलोजेंस भी इसी कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आयोडीन, क्लोरीन को यूज करके हम डिफरेंट फिनॉल्स को यूज करके हम डिफरेंट एक्शन ऑफ केमिकल्स करवा सकते हैं। फिर लास्टली इसमें गैसियस भी आता है। गैसियस स्टरलाइजेशन में आपके डिफरेंट जो इथाइलिन ऑक्साइड है, फॉर्मल्डिहाइड गैस है, बीटा प्रोपाइलोलैक्टोन है,
तो ये सारे गैसेस यूज करके हम स्टरलाइजेशन करते हैं। तो आपको सिर्फ मोड ऑफ एक्शन बताना है हर एक केमिकल्स का, और कहाँ कहाँ किस किस सब्सटेंस में हम इनको यूज कर सकते हैं उसका एप्लीकेशन बताना है। तो वन बाय वन हम सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, केमिकल्स कौन कौन से यूज होते हैं। बस यही आपका ये जो केमिकल्स और डिसइंफेक्शन भी आपके कोर्स में है, तो दोनों चीजें आपकी लगभग कुछ चीज आप डिसइंफेक्टेंट्स में, जैसे आप जब फिनॉल पढ़ोगे तो फिनॉल को आप डिसइंफेक्टेंट में यूज कर सकते हो, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब आप डिसइंफेक्टेंट में भी बताओगे, तो यूज्ड एज ए डिसइंफेक्शन ऑल्सो। तो इस तरीके से ये जो केमिकल्स हैं वो आप स्टरलाइजेशन के पर्पस में भी आप बता सकते हो, और डिसइंफेक्शन जब आप पढ़ोगे तब भी आपको एज ए डिसइंफेक्टेंट दे आर यूज्ड, सो वहाँ पे भी आप इनको लिख सकते हो। तो दोनों चीजें आपके कोर्स में अभी फर्स्ट सेशन में बच गई हैं, डिसइंफेक्शन एज वेल एज ये। बाकी इतना ही आपके फर्स्ट सेशन में आएगा, आपके 12th से फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहे हैं।